जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी। और ये आपका कंप्लीट कोर्स है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंगल वीडियो में इसमें पूरा चैप्टर आपका कवर्ड अप हो जाएगा। टाइप वाइज हम चैप्टर को करेंगे। ये 5-6 आपके मेन टाइप्स रहेंगे। बेसिक्स हम जानेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मेनली चैप्टर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो उसे समझेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट को भी जानेंगे। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट को हम हाफ ईयरली, क्वार्टरली दोनों तरीके से समझेंगे। देन सम जिसमें अपने आप का n टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 20 टाइम्स, वो वाला सिनेरियो। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 इयर्स में, 3 इयर्स में क्या डिफरेंस होता है वो जानेंगे। देन डिफरेंट इयर्स में अगर डिफरेंट रेट्स लग रहे होंगे तब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा वो समझेंगे। और कुछ आपके मिसलिनियस क्वेश्चंस रहेंगे। दैट मींस ये आपका वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कवर्ड अप हो रहा होगा सीडीएस एग्जाम के लिए। मेनली वीडियो आपका डिजाइन है सीडीएस एग्जाम के लिए। नाउ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली निकालते कैसे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट के लिए। डोंट वरी, हम इसमें इतना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस में वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, हम इसे मोस्टली ओरली बना रहे होंगे, बट आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए फॉर्मूला भी जान लो। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा मैंने दिया उसके बाद में उस पर ब्याज लगकर टोटल पैसा कितना बन गया होगा वो अमाउंट कहलाएगा। मैंने 100 रुपए किसी को दिए और उस पर लेट से 20 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया, जितने भी समय में हुआ, जितने भी रेट पर हुआ, 20 रुपीज का उस पर इंटरेस्ट हो गया। तो अब टोटल 120 रुपीज मेरे बनते हैं, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीजें शामिल हैं। मेरा मूलधन और जो उस पर ब्याज लगा दोनों शामिल है। तो जो 120 होगा ये कहलाएगा अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए थे, रेज टू द पावर n। n का मतलब हो जाएगा कितने टाइम के लिए दिए, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। तो n हमारे पास टाइम हो जाएगा ईयर्स में। देन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना हो, देखो ये तो अमाउंट हो गया, फाइनल अमाउंट कितना हो गया। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? अगर मैं इसमें ये बोलूं कि 100 रुपए मेरे थे और अब मुझे सामने वाले से टोटल 150 रुपीज लेने हैं, इतना मेरा ब्याज और एन दोनों मिला के बन गया है। तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना आया? 50 रुपए। कैसे निकाला हमने कि टोटल पैसा, अमाउंट जो हमारा बन गया है उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी कि 150 रुपए फाइनल बन गए हैं, 100 मैंने दिए थे, तो इसमें से माइनस करके जो 50 रुपए आएंगे ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस करूं, और अब प्रिंसिपल ये जो पी है ये मैं कॉमन ले लूं, तो यहां पर 1 प्लस आर अपॉन 100 और माइनस में 1 ऐसे रह जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जस्ट फॉर्मूलाज हैं, इतना ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो थोड़ा सा लेंथी जाएंगे, बट मेनली बाकी ये फॉर्मूला है और कुछ चीजें हम ओरली भी बनाएंगे। देन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली निकालना हो, मतलब आपसे ये कहा जाए कि साल का जो ब्याज लगाया जाएगा वो 20% या लेट से 15%, ये सालाना ब्याज है, ये पर एनम का ब्याज है। और फिर आपसे कहा जाए कि ये हाफ ईयरली कंपाउंड होने लग जाएगा। हाफ ईयरली कंपाउंड होने का मतलब क्या होगा? देखो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक छोटा सा फर्क समझना। हमने क्या करा, हमने किसी को 7,000 रुपीज लेट से ये सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं और ब्याज हम लगाते हैं, मान लेते हैं 10% पर एनम का। तो 7,000 का 10% ब्याज जो होगा वो हो जाएंगे 700 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर में आपका जो इंटरेस्ट लगा वो 700 रुपीज लगा। अगले साल में क्या होगा? दोबारा से 10% इंटरेस्ट लगेगा तो फिर से 700 रुपए बन जाएंगे। थर्ड ईयर में दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा तो फिर से 700 रुपए ब्याज बन जाएगा। तो ये 700 700 700 इस तरीके से चलता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है? अगर हमने 7,000 रुपीज उधार दिए हैं तो 7,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगा और उसके बाद ये 700 का इस पे इंटरेस्ट लग के 7,700 रुपीज टोटल हो गए। तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा इस पूरे अमाउंट पर, यानी कि 7,000 पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ में जो 700 रुपए का इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया है उस 700 रुपए पर भी 10% का ब्याज लगेगा। तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो हो जाएगा 770 रुपीज। मतलब जो 7,000 रुपीज थे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 700 का, और जो 700 रुपीज का पहले से इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया था उसके ऊपर भी 10% का, इनकी 70 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अभी देखो इसमें मीनिंग क्या हुआ। आपके पास जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ईयरली, मंथली दे रखा है, इसका मतलब क्या है? देखो ऐसा सिनेरियो है, लेट से हमारे पास में 100 रुपीज है और 100 रुपीज पर
20% का इंटरेस्ट लगता है, तो इसमें 20 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। तो एक साल के बाद में 100 प्लस 20 ये टोटल बन जाएगा 120 रुपीज। अब इस 120 रुपीज पर 20% का इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पर 24 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये कब हुआ? ये 120 रुपीज पर इंटरेस्ट कब लगना शुरू हुआ? एक साल के बाद में, यानी कि एनुअली। तो अगर हम इसको बोले कि ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो उसका मतलब ये होगा कि आधे साल में जितना ब्याज बन गया, जैसे पूरे साल में 20 रुपीज बना, तो आधे साल में आधा ब्याज बनेगा, यानी कि 10 रुपए। तो आधे साल के बाद अमाउंट कितना रह जाएगा? 110। तो आधे साल के बाद इसके ऊपर 20% का इंटरेस्ट लगने लगे। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा कि जहां पहले एक साल खत्म हो जाने के बाद में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर न्यू प्रिंसिपल बन जा रहा था, वो आपके पास अब 6 महीने के अंदर होने लग जाएगा। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या हो जाएगा कि ये चीज अब हर 3 महीने के बाद में होने लग जाएगी। और क्वार्टरली मंथली, कंपाउंडेड मंथली का मतलब क्या हो जाएगा कि हर महीने जितना ब्याज लगा वो प्रिंसिपल में जुड़ गया, नया प्रिंसिपल बन गया, और अब इंटरेस्ट इस वाले पैसे के ऊपर लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता दे रहा हूं। लेट्स से अगर मान लिया एक नंबर रख लेते हैं, जैसे 20,000 रुपीज का एक अमाउंट था, और 20,000 रुपीज पर जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो 10% का लिया जा रहा है, और 10% ये बोला जाता है पर एनम, कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लिया था वो था 10% पर एनम, यानी कि हर एक साल का 10% ब्याज लगेगा। तो सबसे पहला सिनेरियो ये होता, अगर ये एनुअली कंपाउंडेड होता तो 20,000 रुपीज होते, जिसपे एक साल के बाद 10% का इंटरेस्ट लगता, यानी कि 2200 रुपीज इंटरेस्ट हो जाता। तो एक साल के बाद टोटल मनी हो जाता 20,000 प्लस में 2200 नहीं सॉरी 2000, क्योंकि 10% इंटरेस्ट 2000 होगा ना। तो एक साल के बाद में 20,000 रुपीज पे 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट लग जाता और टोटल मनी हो जाता 22,000। तो पहले साल के बाद ऐसा होता, तो अगले साल के बाद में जो इंटरेस्ट लगता वो इतने रुपए पर लगता, तो ये 2200 रुपए लग जाता। ऐसा चलता रहता। अगले साल इसी तरीके से 22,000 में प्लस ये 2200 ऐड हो जाता, तो ये हो जाता 24,200, और इसमें फिर 10% इंक्रीज हो जाता, तो अगले साल में जो फिर ब्याज लगता वो 2420 का इस तरीके से चलता रहता। सेकंड सिनेरियो क्या हुआ, जब ये हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ या कह लो सेमी एनुअली कंपाउंड हुआ, तो उस समय पर 20,000 रुपीज पर 10% का इंटरेस्ट लगता है। ये इंटरेस्ट है साल भर का, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी कि 5%। मतलब प्रिंसिपल तो 20,000 ही रहेगा, लेकिन ब्याज जो होगा वो 5% हो जाएगा, क्योंकि पर एनम था, पहले 10% पूरे साल का लग रहा था, तो अब 5% आपका हाफ ईयरली हो जाएगा। तो पहली चीज क्या हुई कि इंटरेस्ट आपका आधा हो जाएगा। तो आधे साल में आपका 20,000 पे जो 5% का इंटरेस्ट लगा वो कितना हुआ? 1,000 रुपए। तो 6 मंथ्स के बाद में ये हो जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 21,000, टोटल जो अमाउंट बन जाएगा वो हो जाएगा 21,000 रुपए। तो अब 21,000 पर 5% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 21,000 पे 5% का इंटरेस्ट लगने का मतलब 1,050 रुपए। तो अगले 6 महीने के बाद में क्या हो जाएगा कि 1,050 दोबारा से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22,050 रुपए। अब इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगेगा। ये इस तरीके से साइकिल चलेगी। और अगर ये मान लो आपका मंथली होता, ठीक है, तो मंथली में इसे 12% बना लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो सपोज जैसे आपका 12% पर एनम का इंटरेस्ट था, तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1%। तो पहले महीने जो ब्याज लग जाएगा वो 1,000 रुपए का लग जाएगा। 20,000 का 1% मतलब 1% सॉरी 22,200 हो जाएगा। ठीक है, ये 1,000 नहीं होगा, ये हो जाएगा 200। तो 20,000 का 1% जब इंटरेस्ट लगेगा वो हो जाएगा 200 रुपए। तो ये जो अमाउंट बन जाएगा ये बन जाएगा 20,200 रुपए। उसके बाद में इस पे दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा 1% का अगले महीने, तो इस बार इंटरेस्ट लगेगा 202 रुपए का। पहले 200 का लगेगा था, फिर 202 का लगा। अगले बार क्या होगा? टोटल मनी जो जुड़ जाएगा उस पे 1% का इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो हमें यहां पर समझ में क्या आया कि आपके पास जब ईयरली कंपाउंड हो रहा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम सब कुछ सेम रहेगा। जब हाफ ईयरली कंपाउंड होगा मनी, तो टाइम तो हो जाएगा दुगना।
एक साल में अगर ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो एक बार कंपाउंड होगा, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 2 बार 6 महीने आएंगे ना, तो टाइम तो हो जाएगा दुगना और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आधा। अगर क्वार्टरली कंपाउंड होगा तो टाइम हो जाएगा 4 गुना, एक साल में 4 बार क्वार्टर आते हैं, क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो 4 बार क्वार्टर आता है तो 4 बार पैसा कंपाउंड होगा और रेट हो जाएगा 1/4। ऐसे ही अगर मंथली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 1/12 और टाइम हो जाएगा 12 गुना। क्लियर? होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। देन डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आपको पता होगा कि एक ही पैसे पर अगर मैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊं तो ऑब्वियसली जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कम लगेगा। मैं 100 रुपए पर अगर 20% का इंटरेस्ट लगाता हूं तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 20 20 20 20, इतने रुपए हर साल मिलता रहेगा। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा तो 100 रुपए पर 20 रुपए, तो पहले साल तो ब्याज मिलेगा 20 रुपए, अगले साल 120 पे 20% जब इंटरेस्ट आ रहा होगा, 120 पर जब 20% का इंटरेस्ट आ रहा होगा तो ये लगेगा 24 रुपए, और उससे अगले साल ये 144 पर 20% का इंटरेस्ट लगेगा, तो मतलब ये इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो 2 साल में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो डिफरेंस होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100²। 3 साल में जो दोनों पे डिफरेंस होता है वो PR² अपॉन 100² इंटू R प्लस 300 अपॉन में 100। मेथड इसके मल्टीपल होते हैं, बट ये डाल के आपका इजीली आंसर आ जाता है, वरना बहुत से मेथड होते हैं, आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर x+3/100 वगैरह करके बना कैसे भी सकते हैं, बहुत से मेथड्स होते हैं, बट ये मुझे आसान लगता है तो हम इसको फॉलो करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन से अब डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो बनाते हैं अब इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, इफ P, A, R एंड N रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट, रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, देन। तो अभी हमने रिलेशन क्या सीखा कि अमाउंट का क्या रिलेशन होता है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम वगैरह के साथ में। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एन अमाउंट ऑफ 600 इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 5%, द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 years इज। तो एक मैं आपको फॉर्मूले में वैल्यू डाल के बता रहा हूं और दूसरा मैं आपको इसे डायरेक्ट करना समझाऊंगा कि फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करें तो क्या होगा। देखो हमसे बोला गया एन अमाउंट ऑफ 600, तो क्योंकि इसके आगे अमाउंट लिखा है इसका मतलब ये अमाउंट नहीं हो गया। देखो आपके पास में अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 इसकी पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो कभी कभी जो प्रिंसिपल होता है ना इसको भी अमाउंट बोला जाता है। तो आप देखो दोनों में डिफरेंस कैसे पहचानोगे। आपसे कहा गया एक 600 रुपए का अमाउंट है जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है 5% पे, तो ऑब्वियसली जो एनुअली कंपाउंड होगा वो मेरा मूलधन रहा होगा, वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा जो मैंने शुरू में डिपॉजिट किया था। तो यहां पे 600 रुपए ये प्रिंसिपल है, तो 600 रुपए प्रिंसिपल हो गया। पी की वैल्यू हमें दे रखी है 600 और हमसे कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 5 का, कितने साल के लिए लग रहा है 3 साल के लिए, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमें अमाउंट बताना है, तो अमाउंट के लिए सीधा प्रिंसिपल कितना है 600 रुपए, यहां पे 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी इसमें 5 से 100 कैंसिल होगा 20 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 600। चाहो तो ऐसे बना लो कि 100 यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा, तो 105 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 105 अपॉन 100 का क्यूब, तो 105, अगेन यहाँ पे 105, देन अगेन यहाँ पे 105। क्यूब करने का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 3 जीरोस आपके कैंसिल हो जाएंगे। देन यहाँ पे 5 से 21 और 5 से ये आ जाएगा 20, देन यहाँ पे 2 से ये 3 टाइम्स और 2 से ये आ जाएगा 10 टाइम्स। फिर चाहो तो इतने पे रख लो या और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसे, मतलब इसे मल्टीप्लाई करा जाएगा। सो आपके पास में ये आ जाएगा, जैसे सॉल्व कर देते हैं तो 5 से ये 21 आया और 5 से ये 2 आ जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करके 21 आ जाएगा और 5 से ये 20 आ जाएगा। ठीक है, सो अभी 21 इंटू 21 हो जाएगा 441, कुछ वैल्यूज डायरेक्टली याद भी रखेंगे। 21 इंटू में 3 ये 63 आ जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 20 इंटू में 2 यानी कि 40 आ जाएगा। अभी देखो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, जैसे 40 है तो 40 से 441 लगभग 11 बार कैंसिल होगा। 40 इंटू में 10 400 होता है, इंटू 11 करते तो 440 होता, तो 40 से ये लगभग 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 63 इंटू में 11 तो समथिंग आपका 630 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो मोटा मोटा आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाकी कोई तो मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर आपका ए वाला ये फाइनल आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखो समझना, अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, लेट से
500, ठीक है, 500 रुपीज है मेरे पास और मैं इस पर 10% का इंटरेस्ट लगाता हूं, तो 500 का 10% निकाल दिया जाएगा। तो जिस टाइम पर मैं अमाउंट निकालूंगा तो देखो क्या करूंगा, मैं 500 लिखूंगा और 500 का 10% निकाल के लिखूंगा, ऐसा होगा। अभी जो 500 है ये अपने आप का 100% है, हर नंबर अपने आप का 100% होता है। अगर आपका 30 मार्क्स का कोई टेस्ट है और एग्जाम में आपके 30 मार्क्स ही आ जाते हैं तो इसका मतलब आपके 100% नंबर आए हैं, अगेन अगर आ जाते हैं, ठीक है। तो 500 में से आप 500 आपका अगेन आपका 100% है, हर नंबर अपने आप का 100% होता है। देन इसमें 10% हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो 500 में हम इसका 10% इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि 500 में 10% इंक्रीज करने का मतलब ये है आप 500 का सीधा 110% निकाल दो, बात तो वही है ना। 500 का 10% अगर मैं बढ़ाऊं तो सीधा 500 में 10% बढ़ा दूं, यानी कि 110% निकाल दूं। तो अगर मैं किसी नंबर में 20% इंक्रीज करता हूं तो मैं सीधा उसका 120% निकाल दूं। अगर मैं किसी नंबर में 70% इंक्रीज करता हूं तो मैं सीधा उसका 170% निकाल दूं। अगर मैं 25% डिक्रीज कर रहा हूं इसका मतलब मैं उसका 75% निकाल दूं। किसी नंबर में 40% डिक्रीज करने का मतलब मैं उसका 60% निकाल दूं। तो यहां पर क्या हुआ, हमसे बोला गया 600 में 5% का इंटरेस्ट लगा, तो नंबर ऐसे ही होता है ना कि 600 है उसमें 5% हमने बढ़ाया तो अब वो 105% हो जाएगा। तो आप सीधा इसे ऐसे कर सकते थे कि 600 हमारे पास है, 600 का 105% तो 105 अपॉन में 100 हम ये करना चाह रहे हैं। इसको पहले ही आप सिंप्लीफाई करके रख लो, 5 से 21 ये 20 आ जाएगा। तो 600 का 105% निकालने का मतलब इंटू 21 अपॉन में 20 है, 105 अपॉन 100 का मतलब 21 अपॉन 20, तो 105%। अगले साल फिर से 105% किया गया, जो टोटल पैसा बन गया। अगले साल फिर से 105% किया गया, तो 20 से ये कैंसिल हो गया 30 टाइम्स, देन 0 से अगेन ये 0 कैंसिल हो गया। सो वापस देखो कैलकुलेशन वहीं पर ही पहुंच गई, 21 इंटू 21 हो जाएगा 441, 21 इंटू में 3 आ गया 63, अपॉन में आ जाएगा 40, 40 से लगभग 11 टाइम्स कैंसिल, तो 11 इंटू में 63 तो 369, तो आंसर आपका 693 के आसपास आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, तो ये प्रिंसिपल है, इस रेट पर है और 2 साल के बाद में हमें निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो अमाउंट निकाल के उसमें से प्रिंसिपल हम माइनस कर देंगे। तो अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सो P इंटू 1 प्लस यहाँ पे R कितना है 16 2/3, तो इसका मतलब हो जाएगा 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50 अपॉन में 3, तो यहाँ पे 50 अपॉन में 3 है। देखो ऐसा है ना, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, तो 50 अपॉन 3 R है और यहाँ पे 100 है, रेज टू दी पावर 2 है। तो अब इसको सीधा बनाते हैं, तो ये आ जाएगा 540, यहाँ पर आएगा 350 अपॉन 300, तो 350 अपॉन 300 का मतलब हो जाएगा, देखो ऐसे है 350 अपॉन 300, तो 50 से ऊपर नीचे कैंसिल, यानी कि 7 अपॉन में 6 और एक और 7 अपॉन में 6, सो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स और 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, तो यहां पर आ गया 49 इंटू में 15, सो 15 इंटू में 9 135, 13 आपका कैरी, तो ये 60 73, तो ये आ जाएगा 735। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 735, तो अमाउंट हो गया 735, वो टोटल पैसा हो गया जो लास्ट में देना है, जिसमें से 540 रुपीज तो मेन प्रिंसिपल अमाउंट ही था, तो इस पे केवल ब्याज कितना लग रखा है आपका 195 रुपीज का, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 600 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम रिकॉर्ड हाफ ईयरली। रिकॉर्ड का मतलब भी कंपाउंडेड ही होता है, मतलब 6 महीने के बाद में चीजें फिर से रिपीट हो गई। रिपीट इन द सेंस कि 6 महीने का पूरा हिसाब इकट्ठा करा, नया हिसाब बनाया, नया प्रिंसिपल बनाया और अब हिसाब आगे चालू हो जाएगा। रिकॉर्ड का मतलब ये हो जाएगा। तो हमसे देखो क्या कहा गया, 600 रुपए प्रिंसिपल है और 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसको हमने हाफ ईयरली बना रखा है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनना और समझना, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सवाल कुछ ऐसे है कि 600 रुपए है मेरे पास जिसपे 10% का साल भर का ब्याज लग रहा है। अब हम ये कर रहे हैं कि इस पैसे पर ब्याज लगाएंगे हम हाफ ईयरली, मतलब इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेंगे। तो हाफ ईयरली करने का मतलब मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि ब्याज 10% ना होकर 5% है और ये 2 ईयर का है।
बात तो वही है, एक साल का 10% ब्याज लग रहा है, उसमें हमसे कहा गया कि वो हाफ ईयरली हो रहा है। देखो एक ईयर आपका ये कंप्लीट है, तो हमने इसको 6 महीनों में डिवाइड कर दिया, 6 मंथ में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद में इस पे 5% और 5% का ब्याज लगने लगा। तो हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये पूरी 2 ईयर की जर्नी है और एक साल का जो ब्याज है वो 5% लग रखा होगा, बात तो वही पड़ेगी। तो अभी ये कुछ ऐसा हो रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल के लिए और सिंपल इंटरेस्ट भी लग रहा है 2 साल के लिए, पर ब्याज 10% ना होकर 5% है। तो अगर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम डिफरेंस निकाले, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम डिफरेंस निकाले 2 साल के लिए, तो हमने फॉर्मूला भी क्या सीखा था, PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 600 का, रेट हमारे पास कितना है 5% का, 10 का नहीं है 5 का है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, अपॉन में आ जाएगा 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू में 100, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हुआ, 25 से 4 टाइम्स कैंसिल, और 4 यहाँ पे 4 टाइम्स कैंसिल, तो 6/4 हो जाएगा 1.5। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.5 रुपीज, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 800 रुपीज फॉर 1 ईयर 20% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। अगर 800 रुपए का प्रिंसिपल है जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 20% पर एनम का, 20% पर एनम का, तो जब हम इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे, क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में हाफ ईयरली का पहले सिनेरियो लगा लेते हैं। तो हाफ ईयरली कैसे आएगा, 800 ये पी है इंटू 1 प्लस आर, जब हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, तो आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन, टाइम हो जाएगा दुगना, तो एक साल अब हो जाएगा इंटू 2, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये कैसे बना 800, ये 110 अपॉन 100 है, यानी कि 11 अपॉन 10, तो 11 अपॉन में 10 इंटू 11 अपॉन में 10, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया 121 इंटू में 8, बल्कि इसे सीधा 121 इंटू में 8 ऐसे लिखेंगे, तो हो जाएगा 8 टू 16 और यहाँ पे 968। 800 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट था, 968 टोटल बन गया, तो इंटरेस्ट कितने का बना 168 रुपीज का। क्वार्टरली देख लेंगे तो प्रिंसिपल तो रहेगा सेम, बस यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये अब 1/4 हो जाएगा। जब क्वार्टरली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा, तो यानी कि 5 आ जाएगा, तो 105 अपॉन 100 बन जाएगा, तो 105 का अपॉन 100 का मतलब 21 अपॉन 20, और यहां पर जो टाइम होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वार्टरली अगर होता है तो टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 21 अपॉन 20, अगेन 21 अपॉन 20, अगेन 21 अपॉन 20, और एक और बार 21 अपॉन 20, ऐसे बन जाएगा। यहां पे आपका 3 जीरोस तो सीधे सीधे ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरोस नहीं सॉरी 2 कैंसिल होंगे। हमारे पास में इसको हटा देते हैं, तो 2 जीरोस आपके पास में सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, और अब 2 इंटू 2 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से यहां पे आ जाएगा 10, तो यहां पे क्या बना 441 इंटू में 441 अपॉन में आ जाएगा 200। तो देखो दो नंबर जब 3 डिजिट के होते हैं उसे मल्टीप्लाई करने का हम तरीका सीख रहे हैं, समझना देखो इसको ध्यान से। एक मेथड तो आपके पास में डायरेक्टली होता है कि 441 इंटू 441 है, आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दें, और एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड क्या होता है आप इसको सीख लो, फिर किसी मेथड में ना आपको स्क्वायर करना भी सिखाएंगे 3 डिजिट के नंबर का। 2 डिजिट के नंबर का मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, जो स्क्वायर रूट वाला आपका कंप्लीट कोर्स है उसमें सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो देखो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या होता है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, जैसे 441 और यहां पे 441 है, दो नंबर्स जब 3 डिजिट के हो तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मान लो यहाँ पे 7 इंटू 7 होता तो 49 आ जाता, 9 लिखते और 4 कैरी हो जाता। अभी 1 इंटू 1 करा तो 1 लिखा, कैरी इसमें कुछ नहीं आया, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 8 आ जाएगा सीधा। अगर कुछ कैरी होता तो हम उसे ऐड कर देते, अभी कुछ कैरी नहीं है तो सीधा यहां पर ऐड हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये अलग कलर से लिख देता हूं आपको समझ आ जाएगा। तो अगले स्टेप में देखो ये करेंगे कि हम इससे और लास्ट वाले को देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमारे पास एक्सट्रीम एंड्स पर हैं, मतलब ये वाला 4 और ये वाला 1, इसी तरीके से ये वाला 1 और ये वाला 4। तो पहले जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैसे ही कर रहे हैं, तो 4 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1
और ऐसे ही 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। एक्सट्रीम वाले मल्टीप्लाई करें और ये जो बीच वाले हैं इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 8 हो गया, और बीच में 4 4 जा 16, तो 16 प्लस 8 ये आ जाएगा 24 और 2 हो जाएगा कैरी। जो कुछ भी कैरी होगा वो अगले स्टेप के लिए चल जाएगा। देन यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले के तरीके से, यानी कि 4 इंटू 4 और यहां पे भी 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 32 आ गया, 32 प्लस में 2 हो जाएगा 34, तो यहां पे 4 आ गया। अब हो गया आपका 3 कैरी। देन लास्ट में 4 इंटू 4 16 प्लस में 3 आ जाएगा 19, तो 194481 ये बन जाएगा। सो 194481, तो यहां पर आ गया 194481 अपॉन में 2 कर देंगे, तो 2 जीरोस की वजह से यहां पर आ जाएगा डेसिमल और 2 से यहां पे डिवाइड कर देंगे, सो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 1 और 4 7 हो जाएगा, यहां पर आ गया 2, पॉइंट में आ जाएगा 4। अब आपका इंटरेस्ट कितना लगा होगा, 800 रुपए प्रिंसिपल था, 972 टोटल बन गया, तो जो खाली इंटरेस्ट आ रखा होगा वो हो जाएगा 172.4, और पहले इंटरेस्ट कितना आया था 168, अभी कितना आ रहा है 172, दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा 4.40, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं अभी। ओके, सो देखो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट इतना पर एनम फॉर 2 years इज इतना, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड इज। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया, एक प्रिंसिपल है हमारे पास जिस पर कुछ रेट लगा रखा है, और 2 साल के बाद में 2 years के बाद में इस पर इंटरेस्ट बन जाता है 256 का। अगर इसमें सिंपल की जगह पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते तो फिर ये इंटरेस्ट कितने का बन रखा होता। तो यहां पर ना एक तरीका तो आपका ये है कि आप सीधा सीधा पी आर टी अपॉन में 100 करो, जिसमें आर दिया है टी दिया है और यहाँ पे 256 के बराबर रखो, तो आपके पास में प्रिंसिपल आ जाएगा और उस पे आप रेट और टाइम लगाकर कंपाउंड इंटरेस्ट तक पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब देखो एक और मेथड समझना, अगर मान लिया सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो अगर मान लिया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का आ रखा है, तो उससे हम 1 साल का भी निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम चलता है ना, इस साल 10 रुपए, अगले साल भी 10 रुपए, फिर 10 रुपए, 10 रुपए, तो अगर 2 साल का इंटरेस्ट 256 है तो 1 साल का 128 हो जाएगा। देखो समझना, एक बार लिख के दिखा रहा हूं पर ये एग्जाम में आप ओदली बना पाएंगे। मेरे पास कुछ प्रिंसिपल था, इसके ऊपर 128 रुपीज का इंटरेस्ट लगा, ये फर्स्ट ईयर की बात है, और अगले साल में दोबारा से इस पे 128 का इंटरेस्ट लगा, तो टोटल यहां पे आकर आपका 256 रुपीज का इंटरेस्ट लग गया। सही है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सिनेरियो है, ठीक है। पहला सिनेरियो सिंपल इंटरेस्ट का है। अगर इसकी जगह पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो किस चीज का फर्क आता, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास पहले साल जो इंटरेस्ट लगता वो तो 128 का ही लगता। पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम चलते हैं ना। अगर मान लो 10% का इंटरेस्ट है 100 रुपए पर, मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तब भी 10 रुपए आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो भी 10 रुपए आएगा। उससे अगले साल ये होगा कि सिंपल वाले पे 10 10 10 10 ब्याज चलेगा, जबकि कंपाउंड वाले में 110 रुपए पे ब्याज लगेगा। उससे अगले साल 121 पे ब्याज लगेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों 128 ही आएगा ना। और अगले साल में क्या फर्क आएगा कि प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, साथ में ये जो 128 रुपीज का इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया है ना यहाँ पे, उसके ऊपर भी ब्याज लग जाएगा। तो जो बेसिकली डिफरेंस आ रहा होगा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो डिफरेंस आएगा वो उसी पैसे का डिफरेंस आएगा ना जो 128 रुपीज पर, मतलब पहले साल जो इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है उस पर जब ब्याज लगेगा तो 128 पे 12 1/2% का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 25 अपॉन में 2% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 25 अपॉन 2% इसका निकाल देते हैं। सो 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स। 16 128 होता है, तो 16 रुपए मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ऐसे हमने 256 दिए, 16 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 272 रुपीज। अब इतना सारा करना थोड़ी था एग्जाम में, एग्जाम में तो आप सीधा ये करते कि 1 साल का इंटरेस्ट आ जाता 128 पर लगाओ 12 1/2%, यानी कि 25 अपॉन में 200, ये सीधा आ जाता 16। तो 256 में 16 अगर ऐड कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 272। ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। एग्जाम में बस आपको इतना सा लिखना था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन में देखो हमसे ये कहा गया
कि अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। मेरे पास एक सम ऑफ मनी था जो खुद को 15 साल में दुगना कर देता है, तो खुद को 8 गुना कितने टाइम में कर देगा? पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, फिर ओरली बनाएंगे। देखो एक अमाउंट है हमारे पास में जिसका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब उसने क्वेश्चन में हमसे ये बोला कि एक सम ऑफ मनी है, मतलब जो प्रिंसिपल है ये डबल कर लेता है खुद को डबल कर लेने का मतलब है कि जो अमाउंट है, जो लास्ट में पैसा दिया जाएगा, तो अगर मैंने 50 रुपए लिए थे तो मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से दुगना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का दुगना हो जाएगा, खुद को डबल कर लेता है, मतलब कि पैसा 2 गुना हो गया। इतना हुआ। और अब ये कितने समय में हो रही है ये चीज? हमसे बोला गया ये चीज हो रही है 15 साल में। ऐसा 15 साल में हो रहा है, तो P से P कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो मुझे डायरेक्ट शुरू करना था ना, वो शुरू करना है यहां से कि 1 प्लस आर अपॉन 100 है। कितने समय की बात हो रही है? 15 साल की। और पैसा कितना हो गया? दुगना। अगर 3 गुना हो जाता यहाँ 3 आ जाता, 10 गुना हो जाता यहाँ 10 आ जाता। हर बार 3P 10P 8P ऐसे ही बनता ना, वो उसमें P और P कट जाता और यहाँ पर एक नंबर आ जाता। तो अभी हमसे क्या बोला कि कितने समय के बाद ये पैसा 8 गुना हो जाएगा, मतलब कितने समय के बाद यहां पर 8 आ जाएगा, 8P आ जाएगा। तो अगर यहां पर मैं 8P बनाना चाहता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे बनाते हैं? एक नंबर को दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पावर में चेंज करके। तो 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूं तो ये 8 बन जाएगा, तो मुझे यहां पर भी पावर 3 करना पड़ेगा, यहां पे पावर 3 होगा। तो अगर x की पावर m है और पूरे की पावर n है तो पावर m इंटू n हो जाता है, तो ये वैल्यू हमारे पास 45 आ जाएगी। तो 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर आ जाएगी 45, और तब जाकर यहां पर 8 आ रहा होगा। तो कितने समय में पैसा 8 गुना हुआ? 45 साल में। तो ऑप्शन सी आंसर। इतना सब कुछ एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, जैसे यहां पर डायरेक्टली सीधा x लिखा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की जगह पर x लिखा, और यहां पर लिखा टाइम कि x की पावर 15 ये हुआ है, मतलब x की पावर 15 ये 2 आ जाएगा। पैसा कितने गुना हो गया वो लिख दिया, कितने समय में हो गया वो लिख दिया। तो अब हमें पैसा करना है 8 गुना, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 होगा तो इसकी पावर भी 3 होगा। तो यहाँ पर जब 8 आएगा यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो ये 45 हमारा आंसर है। एग्जाम में बस आपको इतना लिखना है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। क्लियर? तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एट 4% पर एनम इज इतना, प्रिंसिपल अमाउंट विल बी। तो सीधा फॉर्मूला है, तो P आर हमें कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू में 100 आ गया। और ये डिफरेंस कितना दे रखा है 20, तो यहां पर 4 से 4 टाइम्स और यहां पर आ जाएगा 25, 4 से अगेन यहां पर आ जाएगा 25, तो 25 इंटू 25 625, तो 625 इंटू में 2 हो जाएगा 1250, ये 12500। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी वाला। बस दोनों में डिफरेंस पूछ रखा था तो सीधा ये आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट एट 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स इज इतना, देन द प्रिंसिपल इज। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है कि इतनी है, प्रिंसिपल बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके, जो मूलधन था उसको अगर मैं इस समय का जो टोटल पैसा बन रहा है उसमें से माइनस कर दूं तो मेरा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, मतलब सिंपल ये जो n अमाउंट हम निकालते हैं तरीका वही है, बस उसमें से 1 माइनस कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि P हमने कॉमन ले रखा है। तो देखो P इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये अमाउंट है और यहां मल्टीप्लाई करूं तो प्रिंसिपल है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये बन रहा है। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है प्रिंसिपल, बल्कि हमें निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 123। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 123 का 1 प्लस आर अपॉन 100, तो 1 प्लस 5/100 100 5 अपॉन 100, यानी कि ये आ जाएगा 21 अपॉन में 20। अब इसका स्क्वायर हो रहा है तो 21 अपॉन में 20 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल की बात है, -1, और यहां पर आ रखा है प्रिंसिपल। अब देखो अगले स्टेप में क्या बनेगा, ये 441 अपॉन 400 है, तो 441 माइनस 400 होगा, तो ये हो जाएगा P इंटू 21 अपॉन में 400। तो 21 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, और P की वैल्यू आ जाएगी 1200। तो आपको ये सब कुछ लिखना नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिखेंगे तो P की वैल्यू 1200, ऑप्शन सी आंसर ये आपको बनाना है। यहां पर हमने
कोई ट्रिक यूज नहीं करी है, कोई शॉर्टकट वगैरह हमने इस्तेमाल कर नहीं रखा है, कोई डायरेक्ट चीजें नहीं करी है, सिंपल फॉर्मूलाज हैं। बस क्वेश्चन आसान क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ओरल कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप कितनी भी ट्रिक सीख लो, कितने भी शॉर्टकट सीख लो, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन हल्का सा घुमा के दिया जाएगा ना, तो या तो आप उसे बना नहीं पाओगे, या तो फिर वापस से आप कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे। तो फोकस अपनी कैलकुलेशन मजबूत रखने पे रखो। आप कुछ चीजें ओरली याद बेशक रख सकते हैं, ठीक है, आप कुछ फॉर्मूलाज, कुछ ट्रिक्स वगैरह याद कर सकते हैं, पर मेन कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप थोड़ी सी ओरल कैलकुलेशन से अच्छा खासा पेपर आराम से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अभी अगले क्वेश्चन में कहा गया एक सम 400 रुपए का, प्रिंसिपल 400 रुपए था, 441 बन गया, इनकी 41 रुपीज इंटरेस्ट लग गया। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद में, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी, ठीक है, तो मतलब ये है प्रिंसिपल, यहां पर आ रखा है अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 है, रेस टू द पावर 2 है, और ये आर हमें निकालना है। तो ये 441 अपॉन 400 होगा, और ये जो स्क्वायर होगा यहाँ पे अंडर रूट में आएगा। तो 441 किसका स्क्वायर है? 21 का, और 400 जो नीचे जाएगा ये किसका स्क्वायर है? 20 का। तो इक्वल आ गया 1 प्लस आर अपॉन में 100 के। 1 अगर माइनस में ले जाएंगे तो देखो इसको सीधा एग्जाम में ऐसे लिख देंगे कि यहां -1 कर दो और यहां से काट दो, तो एक स्टेप बच जाएगा। 21 में से 20 माइनस होगा तो ये सीधा 1 अपॉन में 20 आ जाएगा। तो r की वैल्यू r अपॉन 100 1/20 है ना, 20 से 5 टाइम्स कैंसिल, ये 5 टाइम्स कैंसिल, 5 यहां जाएगा, तो ये आ जाएगा 5%। आंसर आ गया ऑप्शन बी वाला। अगर इसको एग्जाम में करोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड लगेंगी, और इतनी देर में अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है तो आपको किसी ट्रिक वगैरह की जरूरत है भी नहीं। ठीक, सो अगले क्वेश्चन में कहा गया 8000 इतने रुपए बन जाते हैं, तो अमाउंट कितना है? 10648, और अपॉन में प्रिंसिपल आ जाएगा कितने का? 8000 का, इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 है। तो अब इस पूरे की पावर आ रखी होगी 3, तो 3 को यहां सीधा क्यूब रूट में भेज दो। तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रखी है ये 20 का क्यूब है, और ये जो वैल्यू आ रखी है ये 22 का क्यूब है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऐसे आ जाएगा, इस पूरे का क्यूब रूट आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 22 अपॉन में 20, मतलब 11/10, या कैसे भी लिख लो आप इसको। अब ये 1 यहां पर माइनस में आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी r अपॉन में 100, यहां पर r अपॉन 100 बचेगा, 1 माइनस में आएगा तो यहां पर आ जाएगा 2 अपॉन में 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इससे 5 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका इंटू में 2, यहाँ इनके यहाँ पर 10% आ जाएगा। तो r की वैल्यू हो गई 10%, ऑप्शन सी हमारा आंसर। हमने ये करा, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल करा, और यहां पे 1 प्लस में आर अपॉन में 100 करा। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे अंडर रूट ले गए, अगर यहाँ पे क्यूब हो रहा है 3 साल की बात है तो यहाँ पे क्यूब रूट ले गए। तो इसमें हमने फॉर्मूला तो वापस वही यूज कर रखा है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी लैंड फॉर 2 years एट 10% इज इतना। तो 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला है? p इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 40। इससे ये कैंसिल हुआ और प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 4000, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट में कहा गया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना, तो प्रिंसिपल दे रखा है इतना, आर हमारे पास है 8%, तो आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 100 का स्क्वायर, बल्कि इसको भी 8 इंटू 8 ही लिखते हैं। ओके, सो 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, और ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। देन 50 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 4 इंटू 2 8, और 8 से कैंसिल हुआ 8 टाइम्स। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी वाला। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ टफ नहीं है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 रुपीज पर 3 साल के लिए इतना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो ये आ गया हमारे पास में प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 हो गया, यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है, और ये हमारे पास दिया गया ये सिंपल, ये आपके पास में इंटरेस्ट है, ये अमाउंट नहीं है। तो अमाउंट कब बनेगा? जब इसमें हम 2000 ऐड करेंगे, तो अमाउंट होगा 2315.25, ये अमाउंट है। जब भी आपको रेट निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको फॉर्मूले में ना 2 चीजें एडवांस में लेके चलनी है। क्या चीजें लेके चलोगे? एक तो आप अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल करोगे, देखो अब इसको सोल्व करूंगा ऐसे ही करूंगा ना कि अमाउंट के अपॉन में प्रिंसिपल लेके जाऊंगा, और दूसरा ये करूंगा कि ये जो पावर है ये मैं यहां पर लेकर के जाऊंगा दूसरी साइड में। यहाँ पे क्यूब है तो दूसरी साइड क्यूब रूट, यहाँ स्क्वायर होता दूसरी साइड स्क्वायर रूट, तो अगर यहाँ पे n होता तो दूसरी साइड 1 अपॉन में n, और ये किसके इक्वल आ जाता? 1 प्लस में r अपॉन में 100 के। तो क्वेश्चन आप सीधा यहीं से ही शुरू कर दो। सो हमारे पास में अमाउंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कैसे करते कि अमाउंट होता
0.25 का, और नीचे क्या आ जाएगा 2000, जब यहां डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। इस साइड वाली वैल्यू अभी लिख लेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 25 से ये आ जाएगा 8000, और 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से 9 टाइम्स 225 आएगा, 65 बना तो 2 टाइम्स 50, तो 10 आपका 10 102 बन गया। 102 मतलब 4 टाइम्स 100 आ जाएगा, और 1 टाइम्स आ जाएगा 25। 9241, तो 9241 अब ये किसका क्यूब आ रहा है? तो बेसिकली आपको ना कुछ क्यूब रूट्स वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट आप 1 से 30 तक इतने तो आप स्क्वायर्स याद करके रखेंगे, मिनिमम है। वैसे तो आपको 1 to 50 याद होना चाहिए, बट एटलीस्ट 30 तक जरूर याद करके रखो। उसके बाद में क्यूब रूट मिनिमम आप 1 to 10 याद रखेंगे। अदरवाइज जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो रहेगा आपके ये 9261 आएगा, यहाँ पे 6 टाइम्स 150 बनेगा। बाकी आपके लिए जो यूजफुल रहेगा वो 1 to 20 रहेगा, यहाँ गड़बड़ हुई थी, 9261 बनेगा। तो 9261 जो क्यूब रूट हो जाएगा इसका, ये होगा 21। तो ये आ जाएगा 21 अपॉन में 20, और यहां पर रहेगा 1 प्लस में r अपॉन में 100। 1 माइनस में जाएगा तो अगेन 1 अपॉन में 20 आ जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी इससे सीधा 5%, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। क्वेश्चन अगर अब हम ये शुरू करते तो शुरू ऐसे करते कि सबसे पहले लिखते अमाउंट, यानी कि 2315.25 अपॉन में आ जाएगा 2000, इसको हटाते डेसिमल को, यहां 2000 सिंप्लीफाई करते 9261 अपॉन में 8000 आ जाता। अब क्यूब रूट करके हम इसको सीधा लिख देते 21 अपॉन में 20, 1 माइनस करते तो 1 अपॉन में 20, अब ये इक्वल होता r अपॉन में 100 के, तो इससे r आ जाता सीधा 5%। आपको ये इस तरीके से वन लाइनर बनाना है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी वाला यहां पर आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल्ड। एक सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल है हमारे पास, जिसपे 20% का इंटरेस्ट है, यानी कि 1 प्लस में r अपॉन में 100 है। तो इसे हम कितने सालों के लिए रखें कि ये 2 गुना से ज्यादा आ जाए, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही हो वो मोर देन 2 आ जाए। ठीक है, इसे सॉल्व करके जो कुछ भी आ रहा होगा वो 2 टाइम्स ऑफ आपका प्रिंसिपल हो जाए, ये दुगना आ जाए। तो बेसिकली हम इसमें करना ये चाह रहे हैं ना कि ये देखो प्रिंसिपल है, हम इसे इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इस पे इंटरेस्ट लगा हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो पैसा भी आपका दुगना हो जाएगा। तो हम इसमें सीधा सीधा ये बनाएंगे कि 1 प्लस में r अपॉन 100 की हम क्या पावर रख दें कि 2 से बड़ा हो जाए। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 प्लस 1 6 अपॉन 5 है, या सीधा सीधा इसको ऐसे रख लो कि ये आपके पास 120 अपॉन 100 है, और 120 अपॉन 100 का मतलब 1.2 होता है। ये ऐसे है, ये 120 अपॉन में 100 की पावर n है, तो ये हमारे पास 1.2 की पावर में कितनी कर दूं कि वो 2 से बड़ा आ जाए। तो 1.2 में अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे 1.2 आएगा, n की वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो 1.44 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.2 का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा अगर हम 2 रखते हैं। तो अगर मैं इसका फिर दोबारा से स्क्वायर कर दूं 1.2 का 1.44 का दोबारा से स्क्वायर कर दें, तो एक तो हमने तरीका भी सीख लिया था कि सीधा स्क्वायर कैसे करेंगे। दूसरा, अगर आप इसका मोटा मोटा रफली बनाओ ना तो 14 का स्क्वायर जो है 1.96 आ जाएगा। तो अब लास्ट में जो 0.4 है इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर देन 2 चली जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ ऐड होगा और ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 चली जाएगी। इसका मतलब 4 साल के बाद में जो 1.2 की पावर 4 है ये ग्रेटर देन 2 है। तो अगर यहां पे हम इस पैसे को, किसी भी पैसे को 1 प्लस r अपॉन में 100 पावर 4 अगर करते हैं तो ये 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा बी वाला। इसमें बस आपको करना ये था कि मेरे पास में ये जो इंटरेस्ट लग रहा है, अगर 30% इंटरेस्ट बोलते तो 1.3 आ जाता, तो 1.3 की मैं कितनी पावर करूं कि मोर देन 2 या 3 या 5 आ जाए। ये बस आपको बताता हूं, सीधा आपको स्क्वायर क्यूब वगैरह वो सब करना है, तो कितने गुना नंबर बन जाएगा बस मैं वो बताता। तो बी वाला यहां पे सीधा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इन n ईयर्स। हमने क्या सीखा था, 1 प्लस r अपॉन 100 को n लिखो, n सालों में ये पैसा दुगना हो जाता है। तो कितने टाइम में पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो 2 को 4 बनाने के लिए यहां पे स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी स्क्वायर करा जाएगा। तो ये 4 गुना तब बनेगा जब टाइम हो जाएगा 2n। तो आंसर कितना आ जाएगा 2n ईयर्स। डी वाला हमारा आंसर है। आगे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया अ सेविंग बैंक गिव्स इंटरेस्ट विच कंपाउंड्स एनुअली। ठीक है, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड 100 रुपीज एंड रिसीव्ड 121 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। 2 साल के बाद में 121 रुपए मिल जाते हैं 100 रुपए के। देखो वैसे तो साफ साफ दिख रहा है 10% का ब्याज लगा है। 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज लगेगा तो 110 बन जाएगा। 110 पे 10 रुपए ब्याज लगेगा, वो 11 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 10 + 11 21 रुपए ब्याज लग जाएगा। तो ये 10% के केस में होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो ए वाला सीधा आंसर है। अगर आपको पूरा निकालना हो तो ये रहा प्रिंसिपल, 1 प्लस में r अपॉन में 100 है और इसकी पावर 2 हो रही है, ये बन जाएगा 121। हमने क्या सीखा था कि जब भी रेट निकालना हो तो क्वेश्चन कहां से शुरू करेंगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल रख के। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल रख के और इसकी पावर कितनी रखेंगे, जितना यहाँ पे ईयर हो रहे होंगे उसका 1 अपॉन। तो 2 ईयर की बात हो रही है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 11/10 के इक्वल रखना था। 1 माइनस करेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा r/100 के, और r आ जाएगा इससे 10%। ए वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एट द रेट ऑफ 4% इन अ 2-year पीरियड ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज इतना। तो ठीक है, हमें अमाउंट बताना है। हमसे कहा गया एक प्रिंसिपल है जिस पर 4% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये 2 साल का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 रुपीज, तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। 4 से 4 टाइम्स और ये आ गया 25, 4 से अगेन ये 25 टाइम्स कैंसिल, तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 625 रुपए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक सम ऑफ मनी है जो इतना हो जाता है 2 साल में और इतना हो जाता है 3 साल में, और हमें यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। एक तरीका डायरेक्ट करेंगे और एक बार इसको हम थोड़ा सा सीखेंगे, मतलब हम डायरेक्टली इसको कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, मेरे पास कुछ प्रिंसिपल है, पहले पूरा मेथड समझ लो, सीधा डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे ओदली बनाएंगे। ये प्रिंसिपल है, इस पे 1 प्लस में r/100 लग रहा है। तो जब 2 साल के लिए इस पैसे को रखा गया तो ये अमाउंट बन गया 9680, और अगर हमने 3 साल के लिए ब्याज लगाया तो p × 1 + r/100, जब हमने 3 साल के लिए इस पे ब्याज लगाया तो ये पैसा बन गया 10648। तो एक तरीका तो ये है, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से क्या होगा, p कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से आपका क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 4 से 4 2 8 आएगा, 4 4 16, यहाँ से 20, 4 से 2 टाइम्स 8 आएगा, 4 6 24, 6 से और ये 2 टाइम्स, देन अगेन ये आ जाएगा 1210, और यहां पर क्या आ जाएगा 1331, ऐसे आ जाएगा। तो यहां पर अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 प्लस में r/100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1331 और 1210। अब यहाँ पे r/100 हमारे पास कितना आ जाएगा 1331 में से 1210 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और ये 1210 ऐसे आ जाएगा। इससे कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, तो r की वैल्यू आ जाएगी 10%। तो एक तरीका तो ये हुआ कि जो बार बार अमाउंट लग रहा है उस अमाउंट को हमने डिवाइड कर दिया और यहां से सीधा सीधा हमारे पास में 10% इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब जरा एक और चीज सुनना, इसमें एक बात समझने की कोशिश करना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक बार इसको जरा ना पूरा समझने की कोशिश करना। देखो कुछ हमारे पास में प्रिंसिपल रहा था, इस प्रिंसिपल पर पहले साल कुछ इंटरेस्ट लगा, उसके बाद में इस टोटल पैसे पे इंटरेस्ट लगा, तो 2 साल के बाद में ये पैसा जो बन गया 9680 बन गया। अब उसके ये टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है, टोटल अमाउंट आ गया। अब इस 9680 पर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा और अगले साल पैसा 10648 इतना आ गया। यही मीनिंग है इसका, एक पैसा है जिस पर 2 साल के बाद में ब्याज लगकर इतना अमाउंट बन गया और उस पर एक और साल जो इंटरेस्ट लगा उसके बाद पैसा इतना हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इतने पैसे पर 1 साल में जो ब्याज लगा वो इन दोनों का डिफरेंस है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास में पैसे 100 रुपए थे और सपोज 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो 121 बन जाता है, उसके एक और साल के बाद में मुझे अमाउंट दे रखा हो, तो मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा ना जो यहां पर लग रखा है। तो यहां पर 10648 में से मैंने 9680 माइनस करा, तो यहां पर 8 आया, ये 6 आ गया, और यहां पे 459 आ गया और 968 आ गया। तो देखो समझना, 9680 का इस पर ब्याज लगा है 968 का, और अब ये कितना बन गया 10648। तो पहले साल जितना ब्याज लगा, मतलब तीसरे साल में जो जितना ब्याज लगा 2 साल के बाद में, हर साल ब्याज तो उतना ही लग रहा होगा ना। एक प्रिंसिपल था,
उस पे कुछ इंटरेस्ट लगा, यहाँ पे एक अमाउंट आया, अगले साल फिर इंटरेस्ट लगा, फिर अमाउंट आया, फिर अगले साल इंटरेस्ट लगा, फिर अमाउंट आया। तो जितना परसेंट यहां पर लग रहा है 10%, यहां पर भी उतना ही लगा होगा, यहां पर भी उतना ही लगा होगा, बस अलग अलग मनी रहा होगा जिस पर ही ब्याज लग रहा होगा, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है ना। तो अगर दूसरे साल में 10% ब्याज लग रहा है, 9680 का 10% ही है ना, तो यहां पर जितना ब्याज लग रहा है पहले भी उतना ही लगा होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। तो आपको सीधा इस क्वेश्चन में देखो करना क्या था, आपको यहां पर कि आपको 10648 और 9680 का डिफरेंस निकालना था, जो आ जाता है 968। अब ये 9680 का कितना परसेंट है, 10%, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता 10%। ये बस इतनी देर का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एट द सेम रेट फॉर 5000 फॉर 2 years इज इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो P दे रखा है इतना, आर स्क्वायर हमें निकालना है, यहां पर आ गया 100 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 72। इस 2 का यूज हम डायरेक्टली यहां पे कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला 2 साल के लिए ही है। सो 5000 से 10,000 डिवाइड होता है 2 टाइम्स, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144, 72 इंटू 2 144, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12%, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी वाला। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज इतना आफ्टर 3 years एंड टू रुपीज इतना आफ्टर 6 years, द अमाउंट इज। तो सेम क्वेश्चन बन रखा है आपके पास में, एक अमाउंट हमें दिया गया 10035 है और दूसरा दिया गया 6690 है। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले 6 साल का जब इसमें अमाउंट रखेंगे तो P आएगा, नीचे भी P आएगा, P और P कट जाएगा, फिर आएगा 1 प्लस में R/100 की पावर, ऊपर आएगी पावर 6, नीचे 3, तो यहाँ पे पावर 3 ही रख देते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से ये आ जाएगा 2007 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 15 और 8 आ जाएगा। अब ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27, 3 से करेंगे 4 टाइम्स 12, 4 टाइम्स 12 और 6 टाइम्स 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, नहीं अभी कट जाएगा ये दोनों देखो आपको दिख पा रहा होगा, इन दोनों में 223 का गैप है, तो 223 से 2 टाइम्स कटेगा और ये 3 टाइम्स कटेगा। तो अभी हमारे पास 1 प्लस R/100 के क्यूब की वैल्यू ये आ गई है। अब ये क्यूब रूट तो दूसरी साइड जा नहीं सकता, तो इसके लिए क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करेंगे। आपको 3 साल के लिए अमाउंट दे रखा है, तो अगर मैं इसमें P मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अमाउंट बन जाएगा, मतलब 3/2 में अगर मैं P मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये सीधा सीधा अमाउंट बन जाएगा ना, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 3। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2230 टाइम्स और प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा 4460, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके, सो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक सम 2 साल में इतना बन जाता है और 3 साल में इतना बन जाता है, तो हमें बताना है सम कितना होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, तो हमें ये बताना है 2916 पे मैंने कितना इंटरेस्ट लगाया होगा कि वो इतना अमाउंट बन जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, तो इसमें से 2916 ये हमें माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 0.28, 9 माइनस 6 ये 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 अगेन 3, 11 माइनस 9 ये 2 हो जाएगा। तो ये बताना है कि ये 2916 का कितना परसेंट आ रखा होगा। तो डेसिमल से सीधा सीधा 100 कट जाएगा। तो अभी देखो इसमें अगर आप सीधा सीधा सॉल्व करें तो 29 से, वैसे आप इसे पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं, पर मैं तो यूनिट डिजिट देखूंगा कि 6 से अगर हमें 8 को डिवाइड करना हो तो डायरेक्टली 8 टाइम्स होता है और लगभग उतना बन भी रहा है, तो 3 8 24 के आसपास ये आ भी रहा है, तो 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 8%। अब यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू में आप पुट कर दो तो सम आ जाएगा, तो ये होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, तो 1 प्लस 8/100 का मतलब हो जाएगा 108 अपॉन में 100 और ऐसे ही 108 अपॉन में 100। और अब ये अमाउंट कितना बन रखा है, ये हो गया 2916। ठीक है, तो 2916 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से यह आ जाएगा 27, 4 से 27 ही आ रहा है ना, 4 से 2 8, 7 टाइम्स 28। ठीक है, अब 4 7 28 आ गया, 4 2 8 आ गया, 4 9 36 आ गया। 27 से अगेन ये कैंसिल हो जाएगा 27 टाइम्स और 27 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। अब 4 अपॉन में 10,000 यानी कि 2500, तो प्रिंसिपल आ गया 2500, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी वाला। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए हमें इतना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है सेम सम के ऊपर।
ओके, ये प्रिंसिपल है हमारा। अब इसमें करा हमने 1 प्लस आर अपॉन 100, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 का मतलब नंबर 110% बन रहा है, तो यानी कि 11 अपॉन 10 और 2 टाइम्स है तो इंटू में 10, 2 इंटू में 11 अपॉन 10 हो रहा होगा, इनकी स्क्वायर होगा। -1 कर देंगे प्रिंसिपल, और यहाँ पे p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर ये है -1, और ये कितना दे रखा है 420। 121 माइनस 100 कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 21 अपॉन में 100, और यहाँ पे 420 और यहाँ पर है प्रिंसिपल, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स और प्रिंसिपल आ जाएगा 2000। तो हमें क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, इस पे कितना लगेगा। तो 2000 पर 10% के हिसाब से 200 रुपए बन गए, तो 2 साल के 400 रुपए बन गए। डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया a sum of rupees 550 was taken as a loan. This is to be paid back in 2 equal installments. If rate of interest भी इतना compounded annually, then the value of each installment. तो अगर आपको कभी देखो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन मिलता है, तो इंस्टॉलमेंट के लिए सीधा आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं कैसे सोल्व होगा ये। देखो, आपकी x रुपीज की हर साल इंस्टॉलमेंट लगेगी, और यहां पर क्या आएगा 1 प्लस आर अपॉन में 100, तो 1 प्लस आर अपॉन में 100 यहां पर आ जाएगा। ये वैल्यू ये पहले साल के लिए, और सेम अमाउंट आपका दूसरा, बस दूसरे साल में क्या करेंगे, यहां पे r अपॉन 100, अब इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 इंस्टॉलमेंट बननी होती तो x अपॉन में ऐसे आ जाता कि x अपॉन में 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसका क्यूब भी कर देते। अगर 4 साल के लिए इंस्टॉलमेंट बनती तो अपॉन में यहाँ पे पावर में 4 भी कर देते। ठीक है, तो अभी हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है, x इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। ठीक है, R है 20, तो 1 प्लस में 20 अपॉन 100 यानी कि 120 अपॉन 100, तो 120 का मतलब हो जाएगा 120 अपॉन 100 का मतलब 6 अपॉन 5, तो 6 अपॉन 5 यहां चला जाएगा। प्लस में यहाँ पे x अपॉन में 6 अपॉन 5 का स्क्वायर की 36 अपॉन 25, तो यहां पर आ जाएगा 25 अपॉन में आ जाएगा 36, 36 आ जाएगा एलसीएम, 6 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स, तो 30 प्लस में 25, तो ये आ जाएगा 55x, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 550, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 10 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी 360, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी वाला। हमें बस इसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ही बताना था। अगले क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स ऑन अ सम इज इतना। ठीक है, तो ये हो गया p, r की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे सीधा पी आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 100 का स्क्वायर, और ये हमें कितना दे रखा है 160। फिर हमसे कहा गया इफ द, ठीक है, फिर हमसे बोला गया इफ द सिंपल इंटरेस्ट भी रुपीज इतना द रेट परसेंट इज। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पी आर इफ द सिंपल इंटरेस्ट भी इतना, इनकी 2 साल के लिए। ठीक है, डिफरेंस सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतने रुपए का आ रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है और हमें रेट परसेंट बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट में पी आर टी अपॉन में 100, इसकी वैल्यू दे रखी है 2880, तो इसमें से पी आर अपॉन में 100 की वैल्यू ये हम पुट कर देंगे 1440, तो पी आर अपॉन 100 अगर हम पुट कर दें तो ये 1440, पी आर पुट कर दिया अपॉन में 100 पुट कर दिया, तो सीधा बचा आर अपॉन में 100, और ये आ गया 160, 160 से ये कैंसिल हुआ 9 टाइम्स, और आर की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन में 9, तो आर आ गया हमारे पास 100 अपॉन 9 यानी कि 11, 1 अपॉन में 9%, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी वाला। क्लियर है, चाहो तो ऐसे कर लो या आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो इसमें इतना ऐड कर लो, तो आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन में हमसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स। अब ये 3 साल का क्वेश्चन आ रखा है, एट 10% पर एनम इज इतना, द सम इज, तो हमने फॉर्मूला क्या सीखा था 3 साल के लिए, पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर, ये तो है 2 साल के लिए, इंटू में 100 यानी कि 100 स्क्वायर, ये तो 2 साल के लिए है, और 3 साल के लिए यहाँ पे r प्लस 300 अपॉन में 100, बस ये और कर दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15.50, 155 अपॉन में 10 कर दो। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दे रखा है 10% का, 10% 10 का स्क्वायर यानी कि 100, ऊपर नीचे कट गया, तो यहां पर अपॉन में 100 बचा, और यहां पर r कितना है 10, तो ये हो गया 310 अपॉन में 100, तो सीधा 31 अपॉन में 10 लिख दो, और इसकी वैल्यू कितनी है 155 अपॉन में 10, 10 से 10 कट गया, 31 से 5 टाइम्स, तो p की वैल्यू आ गई 500, और हमें इसमें निकालना था सम, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो अगले क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया, 2 इयर्स के बाद में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है सेम सम पे वो इतना है, तो हमें डिफरेंस बताना है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में कितना होगा।
देखो समझो, कुछ प्रिंसिपल रहा होगा जिसपे पहले साल में ना इंटरेस्ट लगा होगा, ठीक है, पहले साल में इंटरेस्ट लगा, कितना लग गया होगा, 400 रुपए। कैसे पता चल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल के लिए सेम होता है ना, 2 साल में अगर 800 रुपए लगा है तो पहले साल में 400 रुपए लगा होगा, 400 रुपए ब्याज लग गया। अब सिंपल इंटरेस्ट जब लग रहा होगा तो अगले साल भी 400 लगेगा, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इस 400 रुपए के ऊपर भी ब्याज लग जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही फर्क आया ना कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर पहले साल जो ब्याज लगा वो 400 रुपए लगा, अब सिंपल इंटरेस्ट में 400 रुपए अगले साल भी लगा, और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ कि 400 रुपए तो ब्याज लगा ही लगा, इस 400 रुपए के ऊपर भी ब्याज लगा, तो बेसिकली 32 रुपीज एक्स्ट्रा लगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट बनाऊं तो सिनेरियो देखो ऐसा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो 1 साल का रखा है वो 400 है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 400 है, तो अगले साल में इस 400 रुपए के ऊपर 32 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज लगा, इसीलिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 32 रुपीज ज्यादा आ रहा है। तो 400 का 32 अगर निकालेंगे कितने परसेंट बनेगा, 8%, 8 4 32, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8%। अब प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, 2 साल के लिए अपॉन में 100, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 800, तो 8 से कैंसिल हो गया 100 टाइम्स, तो यहां पर 2 से कैंसिल 50 टाइम्स, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 5000। हमें क्या निकालना है, दोनों में डिफरेंस 3 साल के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना रखा है 8, तो यहां पर आ गया 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 100 का स्क्वायर इंटू में आर प्लस 100 अपॉन 3, आर कितना है 8, 8 प्लस 100 मतलब, तो ये आ जाएगा 108 अपॉन में 100, आर प्लस में 300 है, ठीक है, आर हमारा 8 है प्लस में 300 है, तो मतलब 308 अपॉन 8 होगा, तो 308 अपॉन में 100 होगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो 100 से ये 100 कैंसिल, 50 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया 32 टाइम्स, तो बस अब मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि और कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे बल्कि सॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारे पास 308 इंटू 32 करेंगे तो ये आ जाएगा 9856, और अपॉन में 100 रख के बन जाएगा 98.56, सीधी कैलकुलेशन है, तो आंसर इसमें ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया अ सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 2 years। ये हमारे पास पैसा है, ये 2 साल के बाद में डबल हो जा रहा है, मतलब 5 साल के बाद, सॉरी, ये 5 साल के बाद में डबल हो जाता है, तो 20 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 की जगह पर हम 20 चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पावर 4 करना पड़ेगा, x की पावर m होल की पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा, तो 20 साल के बाद में पैसा हो जाएगा 16 गुना, पैसा कितना है 12,000, तो 12,000 को 16 गुना करना है, तो 0 0 0 32 3 कैरीज, यहाँ पे 196, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन इसमें, यहाँ पे 16 टू 32, यहाँ पे 2 आएगा और 3 होगा कैरी, 16 1 तो 16 3 19 होगा, 192 000, ऑप्शन बी हमारा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, हमसे कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 480 रुपीज पर इतने परसेंट पे, तो 1 प्लस में आर कितना है 50 अपॉन में 3, तो यहां पर आ जाएगा 50 अपॉन में 300, और कितने टाइम के लिए बताना है 2 3/4 ईयर्स के लिए बताना है। देखो फ्रैक्शनल ईयर्स को कैसे सोल्व करते हैं कि जो कंप्लीट ईयर्स है उसको सीधा यहाँ पे पावर में रख देंगे, और जो फ्रैक्शनल ईयर होता है ना, जैसे 50 अपॉन में 300 है, तो इसकी पावर में 3/4 नहीं करना, आपको यहाँ पर रेट में 3/4 मल्टीप्लाई कर देना होता है। मान लो अगर 11 1/9, वैसे तो इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं, अगर इसके लिए आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछते हैं तो 11 तो आ जाएगी डायरेक्ट पावर, और फिर यही 1 प्लस आर अपॉन 100 करके 1/9 आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 50 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो यहां पर आ जाएगा 480 इंटू में 7 अपॉन में 6 इंटू में 7 अपॉन 6, 7 अपॉन 6 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या बनेगा 50 से 6 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहां पर आ जाएगा 9 अपॉन 8, तो ये 9 अपॉन में 8 आ गया, 8 6 48, तो यहाँ पे 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स, सो 7 7 49 हो गया, 9 5 45 हो गया, तो 49 इंटू 45 अपॉन में 3 आ जाएगा। वैसे तो डेसिमल में देखो एक ही वैल्यू आ रही है, तो यही वाला हमारा आंसर बन रहा होगा, तो इसमें चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका 49 इंटू में 45 हो जाता है 2205, तो अपॉन में 3 कर लेंगे, तो 2205 अपॉन में 3 इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 730, ये कैंसिल हो रहा है क्या,
अच्छा 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना सारा करना नहीं है हमें। रुको ये हटाते हैं जरा, ये आंसर गलत मार्क हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास में कैसे हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स। अब 15 9 जा 135, ये 13 आ जाएगा, 15 4 जा 60, 735 ये बन गया। निकालना क्या था हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था 480 का, अमाउंट बन गया इतना, दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 - 4 2, 255 ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे चलते हैं आप। कंपाउंड इंटरेस्ट 5,000 रुपीज पर निकालना है 3 साल के लिए, जिसमें पहले साल में 8% ब्याज है, दूसरे साल में 10% और तीसरे साल में 12%। देखो 5,000 रुपए थे, जब पहले साल की हम बात कर रहे होंगे तो पैसा 108 गुना हो गया होगा। 8% इंक्रीज हो जाने का मतलब मनी हो गया हमारा 108 अपॉन में 100। अगले साल में क्या हुआ, इस पे ब्याज लग रहा है 10% का, तो ये जो टोटल पैसा है ये 110% हो गया होगा। तीसरे साल में पैसा 12% बढ़ेगा, यानी कि 112% हो गया होगा। ठीक है, तो 5,000 से 10,000 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 54 टाइम्स। देन 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 54 इंटू में 11 इंटू में 112, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा आपका 66528 अपॉन में 10 आ जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं। इतना बना। अब इसमें हमें बताना क्या है, यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5,000 में से पहले इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो 1652.80, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वाला। क्लियर है। ये कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, या आपका कंप्लीट कोर्स चल रहा है सीडीएस के लिए, साथ साथ एनडीए के लिए भी मैथ्स का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर 100% फ्री है, और टोटल सिलेबस कवर्ड अप हो रहा है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, साथ में इसमें बीच बीच में आपकी प्रीवियस ईयर वीडियोस भी आ रही है, सब कुछ 100% फ्री कवर्ड अप हो रहा है। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। दिस इज बेसिकली डन फॉर दिस सेशन। थैंक यू।